आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, यह वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग टीएसटी, पीएचटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला प्रैक्टिस सेट हल। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आलवर संतों की भाषा कौन सी थी? आलवर संतों की भाषा क्या थी, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आलवर संतों की जो भाषा थी वह तमिल भाषा थी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रीत मुक्त कवि ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पे धावनो है कहा है? तो तलवार की धार पे धावनो है यह कहने वाले हैं बोधा। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान परेउ दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखान। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से संबद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा यह अयोध्या कांड से अवतरित पंक्ति है और रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसका वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? तो इसका राइट आंसर आपको ट्रिक करना है। तो अगर इसका जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ट्रिक कर दिया तो बिल्कुल राइट आंसर आपने ट्रिक किया है। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवै चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो अगर आप ऑप्शन डी के साथ हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है नूर मोहम्मद, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि कत देखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाँ अथर थराति सो तन फिरे फर फराति घन माँ। यह किस कवि की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद गुलाम नबी रसलीन। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के द्वारा चयनित कवियों में से इसमें वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं था? तो जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी नंददास। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंददास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रेमाख्यानक काव्यों में कौन सी रचना प्रेमाख्यानक होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? पोहकर कवि द्वारा लिखी गई रचना रस रतन। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 क्या है कि आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह उक्त किस कवि की है? यह उक्ति जो है भिखारी दास की उक्तियां हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनके मूल नामों के साथ सुमेलित करना है। तो रचनाकार दिए गए हैं और उनके मूल नाम के साथ आपको सुमेलित करना है। तो कवि और कवि का मूल नाम, यह फटाफट आप लोग सुमेलित करिए। तो इसमें जो है रसलीन, रसलीन का नाम क्या था? तो रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था, यानी स इसका सही विकल्प हो जाएगा। रसखान का सैयद इब्राहिम था, तो अ विकल्प इसका सही आंसर होगा। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जो थे वे जकी उपनाम से रचना करते थे। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, और कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद रचना करते थे, यानी ब विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो विकल्प आपके बन जाएंगे स, अ, द, ब। तो विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। और प्रश्न संख्या 11 क्या है कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता जो कृति है, इसके रचनाकार गोकुलनाथ हैं। बिल्कुल सही जवाब, ये विकल्प आपका राइट आंसर हो गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? इसका आपको जवाब बताना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी जी को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फुलवा भार न ले सके कहें सखियन सो रोय, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। यह दोहा किस कवि का है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रस्तुत दोहा कबीर दास जी का दोहा है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काल क्रम के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो इसमें 1501 ईस्वी जो है मृगावती का रचना काल है। पद्मावत 1504 ईस्वी, और मधुमालती 1545 की रचना है। चित्रावली 1613 ईस्वी की रचना है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी, स्वांत सुखाय के लिए। ये विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शीडक। प्रश्न संख्या 18 कि पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्वनिम का अर्थ क्या है? तो स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि, विकल्प डी इसका सही जवाब है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है कि खल्लाटी का दूसरा नाम क्या है? खल्लाटी का दूसरा नाम आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। डी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्टेटस को का सही अनुवाद क्या होगा? स्टेटस को का सही अनुवाद आपको बताना है। यह अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी अर्थ बताना है आपको। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यथास्थिति। आपने विकल्प का चयन किया, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? इनमें से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बघेली। जबकि खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, इसकी अपेक्षा बघेली में कम साहित्य है। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से यह वर्ण क्या है? उच्चारण की दृष्टि से यह वर्ण आपका क्या बनेगा? तो यह वर्ण आपका तालव्य वर्ण है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, उसका आपको चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। तो कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, यह कथन तो आपका सही है। तो अगर आपने ये विकल्प जवाब दिया तो आपका जवाब गलत हो चुका है। और अगला कथन है कि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, तो यह कथन इसका जो है असत्य है। तो विकल्प बी अगर आपने ट्रिक किया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। जबकि पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है और आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है, यह भी कथन सही है। तो इसका असत्य कथन ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक कौन थे? तो जवाब इसका सही जवाब क्या बनेगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प डी के साथ अगर आपने उत्तर दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, और शेयर तो आप कर चुके होंगे। अगला प्रश्न है कि लाठी शब्द का सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? लाठी शब्द का सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा आपका अमूर्तीकरण, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक जन के दो छोरा हैं, फिर रिक्त स्थान है, तब बाको बड़ो छोरा खेत पे हो और अटके अपने काका के घर के ढोरे जातू और वाह से कहूंगो
ये वाक्यांश हिंदी की किस बोली से अवतरित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह ब्रज भाषा का शब्द है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, और आपने जवाब दे दिया अनुच्छेद 343। तो बिल्कुल राइट आंसर दे चुके हैं आप, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सागर क्षेत्र की बोली है, सागर क्षेत्र की बोली कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी, कन्नौजी, क्षमा करें, बुंदेली की बोली है। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा, बुंदेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रीति विज्ञान कृति के लेखक कौन है। रीति विज्ञान कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट आंसर ट्रिक करिए, और आपने सही उत्तर का चयन किया है विद्यानिवास मिश्र, तो आप एकदम सही, बिल्कुल सही जवाब है डी। अगला प्रश्न, बादाम शब्द हिंदी के किस रूप में प्रचलित है। अब भैया बादाम शब्द का आपसे पूछा जा रहा है कि किस रूप में प्रचलित है, तो आप जानते हैं कि बादाम शब्द जो है वह हिंदी का शब्द नहीं बल्कि विदेशी शब्द है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी। भारत में शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना का वर्ष 1961 ईस्वी है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है। तो जवाब हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि संचारात्मक भाषा विज्ञान के जनक, संचारात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे। तो संरचनात्मक, क्षमा करें, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे। तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक आपको बताना है। तो विकल्प आपका सही इसमें कौन सा होगा, लेनार्ड ब्लूमफील्ड। अगर आपने ऑप्शन ट्रिक किया तो सही ऑप्शन है सी, विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पहली पंक्ति है कि मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का, मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का। यह जो है नागार्जुन की पंक्तियां हैं, यह नागार्जुन की पंक्ति है। और कोठरी में लौ जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेंत की। यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति आपकी अज्ञेय की पंक्तियां हैं। और मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो यह धूमिल की पंक्तियां हैं। और इन दिनों की दुहश है कभी धंधा, हैं दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। यह भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है
निरालाकृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत क्या है? निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप बताएंगे। अगर कृतिवासी रामायण तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 ईस्वी में, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य क्षेत्र में इनका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है। तो इसमें आपको उस रचनाकार को बताना है जो किसी सप्तक के कवि नहीं है। तो इसमें दुष्यंत कुमार, विकल्प सी, किसी भी शतक के कवि नहीं है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें भाषा नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है? इसमें भाषा नवजागरण का अग्रदूत कौन रहा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जलधि अंक, आह वैसा ही पाखंड, ये पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जवाब हो जाएगा, यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। और अगला बड़ी ही चर्चित पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? यह पंक्तियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की तुलसीदास के संदर्भ में है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविता माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि आध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध किस रचनाकार ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? शहर अब भी संभावना है, यह किस कवि की रचना है? तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी, सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प डी के साथ आप हैं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया, यानी बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन ने। तो निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन ना सखी अंग्रेज, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं?
इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ए राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियों से अवतरित है यह। अगला प्रश्न है कि किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? तो राइट आंसर बनेगा सुमित्रा नंदन पंत, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह झंडा गीत किस रचनाकार की है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद का है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह अभिमत किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार कौन है? यह कविता बाबा नागार्जुन की कविता है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास कौन सा है? इसमें उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास इसमें कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हरिया हरक्यूलिज की हैरानी। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सुधा और चंदर जो धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों के देवता के पात्र हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत कहाँ मिलता है? औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत आपको मिलेगा रंगभूमि उपन्यास में। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सारे ही उपन्यास हैं इसमें। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए भुवन विक्रम, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया खंजन नयन उपन्यास जो है यह सूरदास पर आधारित है, जबकि मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भिक्षुक जब 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है? असीमों से तो किसका आशीष, क्षमा करें, तो आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा यह झुनिया का कथन है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प डी श्रीलाल शुक्ल। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है। तो इसमें तमश, आधा गांव और कितने पाकिस्तान भारत पाक विभाजन की त्रासदी को दर्शाने वाले हैं। पलचनमा इसका बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बहुत कम कहानियां लिखकर भी वह सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है। जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां ही लिख करके अपनी ख्यात अर्जित की है, विकल्प बी इसका राइट आंसर।